ठीक है, वो फैक्ट है, लेकिन धीरे धीरे ओके, लेट्स स्टार्ट। आई एम ऑडिबल? पूनम, अवनीत? ओके, ठीक है जी। सो हाँ जी, हाँ जी प्लीज। हाँ जी, क्या बात कर रहे थे हम? कि आंसर राइटिंग है ना। देखो, जो आंसर राइटिंग है, आज अगर आपको 1 घंटा लग रहा है, और ऐसा होगा सपोजेटली आज आपको मैं ऐसे लिखने को दे दूं, आप आराम से 3 घंटे लगाओगे। 2 घंटे पहले रिसर्च में, उसके बाद 1 घंटा लिखने में। दैट्स अ फैक्ट, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे ये इंप्रूव हो जाएगा, डोंट वरी। आज नहीं इंप्रूव होगा, लेकिन धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। आपको जैसे फॉर एग्जांपल अगर 20 मार्कर क्वेश्चन लिखने के लिए 7 से 8 मिनट मिलेंगे, वहां पर 8 मैक्सिमम 10, चलो आप अकोमोडेट करके कर भी लोगे, तो उससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन वो धीरे धीरे आ जाएगा, डोंट वरी। अभी टाइम लग रहा, लगाओ, अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। जब टाइम नहीं होगा हम खुद बोलेंगे बका, ठीक है। अभी आप टाइम लगाओ। आंसर लिख के लेके आए हो सारे? सबने लिखा है? ओके, क्लास के बाद चेक करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस पढ़ा, होमवर्क दिया था? हाँ जी, मोटा मोटा डिफरेंस पता है? कोई एग्रीकल्चरल फैमिली से है, बिलोंग करता है? हाँ जी, उनको तो पता होगा, ठीक है। एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, राइट। डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपके सिलेबस में एक्सप्लिसिट टॉपिक है एग्रीकल्चर। सो ये काफी ज्यादा न्यूज में रहा है, तो ये टॉपिक आ सकता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। लिख लीजिए, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। तो सबसे पहले व्हाई वाज इट इन न्यूज? न्यूज में क्यों था, वहां से स्टार्ट करेंगे। राइट इट डाउन। द पंजाब गवर्नमेंट announced the Punjab government announced 1500 incentive per acre, rupees 1500 as an incentive per acre for opting DSR, direct seeding of rice. देखो, ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है आपको पता है। अगर मैं ट्रेडिशनल मेथड की बात करती हूं, सो यहां पर क्या किया जाता है? पडलिंग बनाई जाती है। पडलिंग का मतलब समझ आता है? स्टैंडिंग वाटर, जिसको आप क्या बोलते हैं? वाटर लॉग्ड एरिया, है ना। सपोज दिस इज अ पीस ऑफ लैंड, यहां पर पहले वाटर लॉगिंग करी जाती है। वाटर लॉगिंग क्यों करी जाती है? कि जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो क्लेई हो जाए। क्लेई का मतलब क्या है? मॉइस्चर कंटेंट उनके पास ज्यादा हो जाए, राइट। सो वो क्लेई हो जाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर फील्ड में सीड्स लगाए जाते हैं, और जब वो सीडलिंग बन जाते हैं, मतलब थोड़े बड़े हो जाते हैं, उसके बाद उनको क्या करा जाता है? ट्रांसप्लांट किया जाता है इनटू दिस। इस पडलिंग में ट्रांसप्लांट किया जाता है, उसके बाद राइस होता है। राइस की जनरल कल्टीवेशन के लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं, जिसमें एक क्राइटेरिया है कि वाटर लॉग्ड एरिया होना चाहिए, मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा होना चाहिए। अब इससे ड्रॉबैक क्या है? कि पानी की सप्लाई आपको कॉन्टिन्यूअस चाहिए होती है। अब पंजाब वाले एरियाज जहां पर भी डिजर्टिफिकेशन एक बड़ा प्रॉब्लम बनती जा रही है, वहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज कहां से पानी ले रहे हैं? ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, दैट इज अ फैक्ट। अब इसको चेंज करने के लिए उन्होंने क्या कहा है? कि पडलिंग की जरूरत ना पड़े, आप सीधा डायरेक्ट सीडिंग करें। डायरेक्ट सीडिंग का मतलब क्या होता है? जिसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। सुना है बर्ड छोटी क्लासेस में, 6th स्टैंडर्ड की क्लास में, ब्रॉडकास्टिंग ऑफ सीड्स। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या है? फेंक देना सीधा। आप जमीन पे आए, अगर वो फरोड है, प्लोड है, उसके बाद आपने क्या कर दिया? आके सीड गिरना शुरू कर दिया। दिस इज नोन एज ब्रॉडकास्टिंग ऑफ सीड्स। इसी को कहा जाता है डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। बात समझे? अब यहां पर हम डायरेक्ट सीडिंग में बहुत से मेथड्स होते हैं। कुछ वेट सीडिंग होती है, कुछ ड्राई सीडिंग होती है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। लेकिन मोटा मोटा समझ आए?
ठीक है, कि हम क्यों कर रहे हैं, एजेंडा क्या है, कि जो वाटर वेस्टेज है वो ना हो। राइट, ये लिख लिया पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट इज इन 2021 डेटा प्रोवाइड कर रही हूं। देखो डेटा आपके आंसर्स को ऑथेंटिक बनाएगा, बिना डेटा के ऑथेंटिक आंसर नहीं लगेगा, सिंपल एज दैट। ठीक है, सो इन 2021 18% of total rice area, 18% of total rice area in Punjab was under DSR, direct seeding of rice, against the target of bringing 10 lakh hectare under it, 10 lakh hectare under it। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, until and unless आप इंसेंटिव नहीं दोगे तब तक कोई भी अपना ट्रेडिशनल मेथड नहीं छोड़ेगा। ठीक है, जो आप सदियों से करते आ रहे हो, आज मैं कह दूं आज स्टॉप कर दो, आप इसको करोगे नहीं जब तक आपको इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा। छोटे बच्चे को भी ल्योर करने के लिए क्या बोलते हो, ये काम करेगा टॉफी मिलेगी, इंसेंटिव दे रहे हो। सो यहां पर भी इंसेंटिव देना पड़ेगा, क्योंकि आपको ट्रेडिशनल मेथड को अगर रोकना है तो लोगों को कुछ ल्योर करना पड़ेगा। तो इसीलिए 1500 पर एकड़ दिया जा रहा है बाय दी पंजाब गवर्नमेंट, अगर आप डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस करते हैं। बात समझ गए। अब जो पंजाब का एरिया है मैंने आपको बताया है, इट इज अंडर डिजर्टिफिकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय डिजर्टिफिकेशन? मॉइस्चर कम हो जाना। सॉरी, No vegetation. Okay, 1 point. Okay, these are the characteristics of whatever you're telling me. These are the characteristics of desertification, but I'm talking about what is desertification. Soil की जो fertility है वो कम होती है due to various factors, salinity being one. बात समझे। अब यहां पर डिजर्टिफिकेशन एक प्रोसेस है। आज मैं बोलूं कि आपने सारी वेजिटेशन हटा दी, क्या डिजर्टिफिकेशन हो जाएगी? नो। जो डिजर्टिफिकेशन है वो एक प्रोसीजर है, वो एक प्रोसेस है, वो टाइम लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि हमारे इंडिया में ग्रीन वॉल बनाने की बात हो रही है। वो ग्रीन वॉल हम कहां पर बनाना चाहते हैं? क्योंकि जो राजस्थान का एरिया है वहां पर डेजर्ट एग्जिस्ट करता है, वो धीरे धीरे करके एक्सपैंड हो रहा है। एक्सपैंड हो रहा है इसका मतलब क्या है कि जो आसपास के एरियाज जो एक पहले एग्जिस्ट करते थे एज वेजिटेशन, बहुत सारी वेजिटेशन वहां पर एग्जिस्ट करती थी, आज नहीं है। ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, ड्यू टू वेरियस रीजंस, ड्यू टू एग्रीकल्चर इवन। क्योंकि हमने क्या किया, लार्ज पीसेस ऑफ लैंड को हमने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। जब हमने क्लियर कर दिया तो इसका मतलब क्या है, डेजर्ट को रोकने के लिए कहीं ना कहीं वेजिटेशन चाहिए। अगर आपकी वेजिटेशन ही खत्म होती जा रही है, इंडस्ट्रीज ही इंडस्ट्रीज बन रही है, एग्रीकल्चरल फील्ड्स बन रहे हैं, तो क्या होगा, वो जो डेजर्ट एरिया वो अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा। अब यही देखा जा रहा है कि जो राजस्थान का डेजर्ट है वो एक्सपैंड हो रहा है इनटू व्हाट, पंजाब का एरिया, दिल्ली का एरिया, हरियाणा का एरिया। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिजर्टिफिकेशन। ठीक है, इसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने आपको बताया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई, वेजिटेशन नहीं लगाई एंड सो ऑन। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू क्रिएट अ वॉल विच इज नोन एज अ ग्रीन वॉल, जिससे कि जो राजस्थान का डेजर्ट है वो एक्सपैंड ना करे। बात समझे? सो इट इज अ प्रोसेस, राइट। सो डिजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए हम ये कर रहे हैं, राइट। लो, अगर आपके यहां पर लो ग्राउंड वाटर एग्जिस्ट करता है, इट इज वन ऑफ द रीजन फॉर डिजर्टिफिकेशन। बात समझ गए? ठीक है, यहां तक कोई डाउट है?
हाँ जी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट राइस के बारे में कुछ आपके प्रीलिम्स के फैक्ट्स लिख लो साथ, ये मेंस के लिए नहीं है, प्रीलिम्स के लिए। Rice is the staple food. What do you mean by staple food? The food we need every day. Every day. Wheat and rice are both those staple food in India. Next, it is a kharif crop. अब आपका होमवर्क है डिफरेंस बिटवीन खरीफ, रबी और ज़ैद आपको पता होना चाहिए। ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, यू नीड टू नो दिस। इट इज अ खरीफ क्रॉप, ठीक है। इसको पानी कितना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली रेनफॉल कितनी चाहिए, 100 सेंटीमीटर्स, हाई टेम्परेचर जो कि 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए, और हाई ह्यूमिडिटी। सो 3 कीवर्ड्स लिखो, हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, रेनफॉल 100 सेंटीमीटर्स अबव। ठीक है, जहां पर भी आपको राइस वाटर के लेवल्स कम मिलते हैं, वहां पर कब राइस उगेगा, जब आपके पास इरिगेशनल फैसिलिटीज है। पंजाब में इरिगेशनल फैसिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। प्री इंडिपेंडेंसी ब्रिटिशर्स ने यहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज बनानी शुरू कर दी थी। तभी ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे पहले कहां आया, इन दी नॉर्दर्न रीजन। नाउ वी आर फोकसिंग टुवर्ड्स ईस्टर्न रीजन, कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो ईस्टर्न रीजन में भी आए, जहां पर हम इरिगेशन फैसिलिटीज पहले बनाए, जिसकी वजह से HYV सीड्स वहां पर उग पाए। देखो सिंपल सी बात है, जो भी हाइब्रिड सीड्स होते हैं जिसको आप HYV सीड्स बोलते हैं, उनके लिए प्रायर कंडीशन क्या होती है, पानी गुड अमाउंट में चाहिए आपको। तो जहां पर भी इरिगेशनल फैसिलिटीज थी वहां पर हमने ग्रीन रेवोल्यूशन कर दिया, सिंपल एज दैट। क्योंकि इतनी फंडिंग तो थी नहीं कि हम और जगह पहले इरिगेशनल फैसिलिटीज बनाते और उसके बाद HYV सीड्स देते। तो जहां पर भी इरिगेशनल फैसिलिटीज थी वहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, हर कोई क्या उगाना चाहता है, व्हीट एंड राइस। क्यों, MSP, बिकॉज ऑफ दी MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आपने अभी रीसेंट न्यूज पढ़ी होगी, बिकॉज ऑफ ऑनगोइंग रशिया एंड यूक्रेन वॉर, व्हीट की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है। व्हीट की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसकी वजह से इवन टर्की ने पहली बार इंडिया से मदद मांगी है कि हमें क्या चाहिए, व्हीट चाहिए, क्योंकि व्हीट वो कहां से लेते थे, यूक्रेन से। बट यूक्रेन तो वॉर जोन एरिया बन चुका है, ठीक है। तो व्हीट की जरूरत बहुत ज्यादा है। और आज की ही न्यूज है जहां पर इंडिया ने बोला है कि वी आर बैनिंग ऑल एक्सपोर्ट्स ऑफ व्हीट टू फॉरेन कंट्रीज। बैन क्यों किया है, क्योंकि हमारी डिमांड ही नहीं पूरी हो रही, क्योंकि हमारे लिए भी तो स्टेपल फूड है ना। अगर हम सब कुछ एक्सपोर्ट कर देंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा, इन्फ्लेशन होगी, ऑब्वियस सी बात है, डिमांड ज्यादा है, राइट। सो यहां पर हम क्या कोशिश कर रहे हैं, अब देखो जहां पर मार्केट होगी, अब जो व्हीट के फार्मर्स हैं वो MSP पे देने नहीं चाह रहे, वो क्या करना चाह रहे हैं, प्राइवेट प्लेयर्स को बेचना चाह रहे हैं। अब प्राइवेट प्लेयर्स क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, तो उनको ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो वो MSP पे क्यों बेचेंगे। तो जब डिमांड कम होती है तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि अगर आपके पास व्हीट या राइस है तो हम उसको आपकी एक मिनिमम प्राइस पे तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो इसलिए सारे फार्मर्स क्या करते हैं, चाहे उनकी लैंड अच्छी है, चाहे सूटेबल है व्हीट या राइस के लिए, नहीं देखते और क्या करते हैं, व्हीट एंड राइस उगानी शुरू कर देते हैं। क्यों, क्योंकि उनको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अगेन दे आर ऑल्सो मजबूर, ऐसा नहीं है कि उनको शौक लगे ऐसे करने के लिए, वो क्या है, मजबूर है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनको लॉस सहना पड़ेगा, ठीक है। डन, ठीक है। यहां पर लिख लिया, ये वाला लिख लिया, जहां पर भी एरियाज ऑफ लो रेनफॉल है, इट इज ग्रोन विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। नेक्स्ट लिखिए, इन साउदर्न स्टेट्स एंड वेस्ट बंगाल, इन साउदर्न स्टेट्स एंड वेस्ट बंगाल, the climatic conditions allow the cultivation of rice. The climatic conditions
allow the cultivation of 3 crops in a year. अब ऐसा क्यों? हाँ जी, रेनफॉल अबंडेंट है और दूसरी बात वहां पर टेम्परेचर ऑलमोस्ट सिमिलर आपको देखने को मिलता है, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, क्योंकि नॉर्दर्न एरियाज में तो आपको बहुत ज्यादा विंटर देखने को मिलती है, तो यहाँ पर प्राइस हो नहीं पाता, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपको 3 बार भी फसल मिल जाती है। नेक्स्ट लिखिए, इसके बारे में पढ़ लिया। इन वेस्ट बंगाल फार्मर्स ग्रो 3 क्रॉप्स ऑफ राइस कॉल्ड एज ओस, अमन एंड बोरो। आपसे प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन जाएगा, ओस, अमन और बोरो क्या है? दे विल गिव यू ऑप्शंस, व्हीट, राइस, सोयाबीन एंड एक्सेट्रा। ठीक है जी, नेक्स्ट फैक्ट लिख लीजिए, वो आप अपने मेंस के आंसर में भी लिख सकते हैं। अबाउट 1/4 ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया इन इंडिया इज अंडर rice cultivation. So you can imagine. अब मुझे बताओ कि why are we so much interested कि लोग मिलेट्स वगैरह की तरफ जाएं? आपने सुना है ये जो जनरली मार्केट में आजकल वो आपको न्यूट्री चॉइस एंड सो ऑन आपको बिस्किट्स मिलते हैं। Why the government is doing so? ऐसा तो है नहीं कि हमें पहले पता नहीं था कि ये मिलेट्स, ज्वार, बाजरा बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए, पता पहले भी था। Why are we branding this way? हाँ जी, क्योंकि रिसोर्सेज पे बहुत ज्यादा बर्डन है। आप देख सकते हैं 1/4 लैंड इज अंडर द राइस कल्टिवेशन, ठीक है, और जो अमीर लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको क्या ब्रांड किया जा रहा है कि ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, ठीक है। अगेन दे हैव टू इंसेंटिवाइज इट, दे हैव टू ब्रांड इट, तभी आप बाय करोगे, राइट। सो यहां पर क्या कोशिश करी जा रही है कि जो अफोर्ड कर सकते हैं वो किस पे ट्रांसफर हो जाए, इन चीजों पे, ज्वार, बाजरा एंड ऑल दैट। और जो गरीब लोग हैं उनको हम क्या प्रोवाइड करें पीडीएस सिस्टम में? राइस, व्हीट, ठीक है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स। डन। नेक्स्ट लिखिए, लीडिंग प्रोड्यूसर्स। सीधा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है आपको प्रीलिम्स में। वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड पंजाब, फर्स्ट 3। नेक्स्ट लिखिए, हाई यील्डिंग स्टेट्स। व्हाट डू यू मीन बाय यील्ड? पर एकड़, पर हेक्टेयर कितना आउटपुट आ रहा है, ठीक है, तो ये आउटपुट से रिलेटेड है। तो हाई यील्डिंग स्टेट्स में नंबर 1 क्या है? दैट इज पंजाब। And last fact, India is the second largest producer of rice after China. Done? Okay. नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। टाइप्स ऑफ डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। आपको ये डायग्राम से दिख रहा है, दिस इज नोन एज ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, सीधा फील्ड में गए और सीड्स गिरना स्टार्ट कर दिया, दिस इज नोन एज ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। अब 3 भागों में इसको डिवाइड कर लीजिए। एक है ड्राई डायरेक्ट सीडिंग, ड्राई डायरेक्ट सीडिंग, दूसरा है वेट डायरेक्ट सीडिंग एंड तीसरा है वाटर सीडिंग। ड्राई डायरेक्ट सीडिंग, वेट डायरेक्ट सीडिंग और तीसरा है वाटर सीडिंग। जो वाटर सीडिंग है वो आपका ट्रेडिशनल मेथड है, जहां पर हम स्टैंडिंग वाटर में इसको फेंकते हैं, ठीक है। जो ड्राई डायरेक्ट सीडिंग है उसमें हम सीधा ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, ठीक है, कोई हमें पानी की जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, फील्ड को आप फरो करो, प्लो करो और उसके बाद सीधा सीड्स फेंक दो, दिस इज नोन एज ड्राई डायरेक्ट सीडिंग। बात समझे? नेक्स्ट है वेट डायरेक्ट सीडिंग। अब वेट डायरेक्ट सीडिंग में क्या है, जनरली पडल्ड सॉइल चाहिए लेकिन उतना ज्यादा स्टैंडिंग वाटर नहीं चाहिए,
राइट। हम क्या करेंगे, पानी देंगे अच्छे से, उसके बाद सीडिंग करेंगे, दैट इज नोन एज वेट डायरेक्ट सीडिंग। बात समझ गए? सो आपको कीवर्ड्स लिखने हैं, ड्राई डायरेक्ट सीडिंग में लिखो, ड्राई डायरेक्ट सीडिंग में लिखो ब्रॉडकास्टिंग ऑफ सीड्स, याद रहेगा तुम्हें, ब्रॉडकास्टिंग ऑफ सीड्स इनटू टिल्ड फील्ड, टिलिंग जब करी गई है, टिल्ड फील्ड। वेट डायरेक्ट सीडिंग में लिखिए, involves sowing of pre-germinated seeds, sowing of pre-germinated seeds into wet soil, into wet soil। नेक्स्ट आता है वाटर सीडिंग। वाटर सीडिंग में लिखिए pre-germinated seeds are broadcasted, pre-germinated seeds are broadcasted in standing water, in standing water। हाँ जी, हाँ जी, बिना टिल के भी कर सकते हो, बट जनरली ना जब डायरेक्ट सीडिंग करी जाती है, अभी हम जब इसके एडवांटेजेस पढ़ेंगे, डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे, तो आपको एक लाइन दिखेगी कि आपको ना जो फील्ड है वो बिल्कुल प्रॉपर लेवल करी होनी चाहिए, तभी आपकी यील्ड प्रॉपर आएगी, नहीं तो यील्ड नहीं आएगी। कर तो सकते हो, जीरो टिलिंग में भी कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है डायरेक्ट सीडिंग में, लेकिन आपको यील्ड प्रॉपर नहीं मिलेगी अभी भी। तभी हम कह रहे हैं कि 18% ही पॉपुलेशन जो डायरेक्ट सीडिंग कर रही है, वो क्यों कर रही है? क्योंकि यील्ड प्रॉपर नहीं आ रही, ठीक है। और दूसरी बात आपने सुना होगा, जब हम ये पडल्ड वाटर में ट्रांसप्लांट करते हैं, उसको ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, लेबर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। तो अगर हम डायरेक्ट सीडिंग करेंगे तो एज सच लेबर की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। बात समझे? लेबर के लिए पंजाब में लोग कहां से आते हैं? बिहार, यूपी से आते हैं, है ना, तो दे डोंट हैव टू कम देन। डू गेट द पॉइंट? ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसप्लांटिंग, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था। अगर आपने लिखा हुआ है देन वेल एंड गुड, नहीं लिखा तो लिख लीजिए। ट्रांसप्लांटिंग पैडी, दूसरा है डायरेक्ट सीडिंग। देखो ट्रांसप्लांटिंग में क्या करा जाता है, जो भी आपकी सीडलिंग्स हैं, सीड्स हैं, उसको पहले प्रिपेयर किया जाता है नर्सरीज में, ठीक है। सो लिख लीजिए, इन ट्रांसप्लांटिंग farmers prepare nurseries where the paddy seeds are first sown and raised into young plants। पहली लाइन लिख लीजिए, farmers prepare nurseries where the paddy seeds are first sown and raised into young plants, and raised into young plants। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए ट्रांसप्लांटिंग में, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला लिखिए, थर्ड पॉइंट। These seedlings are then uprooted, these seedlings are then uprooted and replanted and replanted and replanted 25 to 35 days, 25 to 35 days later into the puddled field, into the puddled field। ठीक है, ये कन्वेंशनल तरीका है। जो हम फील्ड को पानी से करते हैं, उसमें भी तो ग्राउंड वाटर स्टोर होगा साथ में। नहीं, पता है क्या होता है, देखो जब क्या होता है, जब हमने यहाँ पर पडल्ड फील्ड लगा दी, तो जो हमारा कोर्स ग्रेन होता है, जो सॉइल का कोर्स ग्रेन है, जब हम पानी डाल देते हैं उसमें, वो टूटना शुरू हो जाता है और वो क्ले बन जाता है। जो क्ले होती है वो मॉइस्चर को स्टोर करके रखती है, नीचे नहीं जाने देती। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो नीचे वाली सतह होती है वो बहुत हार्ड हो जाती है। जब हम राइस की कटिंग करते हैं, उसके बाद जो फील्ड रह जाती है पीछे, वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है। अब क्ले में क्योंकि मॉइस्चर
स्टोर करने की पावर बहुत है, तो इसलिए वो मॉइस्चर को स्टोर कर लेती, नीचे नहीं जान देती, तो ग्राउंड वाटर रिप्लेनिश नहीं हो पाता। दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज व्हाई वी आर मूविंग टुवर्ड डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। बात समझे? ठीक है, ये तो लिखवाई दिया, इसको तो लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मच वाटर कैन बी सेव। अब यहां पर आपको डेटा देना पड़ेगा, कितना वाटर आप सेव कर पाएंगे अगर आप डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस करते हैं। सो पहला पॉइंट लिख लीजिए, वी कैन सेव 15% to 20% water. We can save 15% to 20% water. ठीक है, ऐसा कहा गया है कि हम 23% वाटर भी कर सकते हैं, बट आपको एक रफ डेटा पता होना चाहिए, दैट्स इट, 15% to 20% ऑफ वाटर। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, with DSR only 15 to 18 irrigation rounds are required. Irrigation rounds are required against 25 to 27 irrigation rounds. 25 to 27 irrigation rounds in traditional methods. देखो, जब हम पैडी लगाते हैं तो गर्मी बहुत ज्यादा होती है और पानी के बिना राइस नहीं होगा, तो इसीलिए हमें इरिगेशन राउंड्स लगाने पड़ते हैं, जिससे कि जो गर्मी बाहर की, जो एनवायरनमेंट की गर्मी है, वो पौधों पे ना लगे। तो जनरली डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस में आप देखोगे कि जो इरिगेशन राउंड्स है वो कम है एज कंपेयर टू दिस। यहां पर भी वाटर सेव हो रहा है। ठीक है, तो दो फैक्ट्स याद रखने हैं। एक फैक्ट क्या हो गया कि जनरल अगर आपने डेटा लिखना है तो 15 से 20% हम पानी को सेव कर सकते हैं। दूसरा आपने क्या लिखना है कि जो इरिगेशन राउंड्स चाहिए होते हैं वो कंपैरेबली क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। बात समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, DSR can save approximately, जो मैं डेटा लिखवा रही हूं वो लिखूं, it can save approximately 1000 billion liters of water every year. 1000 billion liters of water every year. डेटा रिवाइज करो दिमाग में। सबसे पहले 15 से 20%, उसके बाद इरिगेशन राउंड्स कम चाहिए, नई डेटा याद चलेगा। और तीसरा पॉइंट क्या है, दैट इज अगर हम एवरी ईयर का डेटा देखें तो 1000 बिलियन वाटर को हम वाटर को सेव कर सकते हैं। बात समझ गए? यहां तक कोई डाउट? हाँ जी, डन, ओके। अब एडवांटेजेस देखिए, एडवांटेजेस ऑफ DSR जनरली वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं ज्यादातर। पहला एडवांटेज क्या है, रिक्वायर लेस वाटर एंड लेस नंबर ऑफ लेबर। देखो, लेबर लेस रिक्वायर्ड है यहां पर, एक तो बात ये करेक्ट है। और दूसरी बात, जब आपको पडल्ड फील्ड में जाना पड़ता है ना, तो ऐसा देखा गया है जो लेबर जनरली, क्योंकि वाटर में कुछ ना कुछ डिजीज हो सकती है जिसकी वजह से वो जो लेबरर है उसको भी डिजीज हो सकती है। प्लस ऐसा देखा गया है कि क्योंकि आप नंगे पैर जाते हो, ठीक है, जब आप नंगे पैर जाते हो तो उनके पैर गल जाते हैं, लिटरली गल जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस पे जाते हैं तो वी डू नॉट नीड दीज पडल्ड फील्ड्स। और दूसरी बात, लेबरर्स भी नहीं चाहिए, और लेबरर्स को जो एक्चुअली में इससे प्रॉब्लम होती थी वो भी कम हो जाएगी। बात समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एवेन्यूज फॉर ग्राउंड वाटर। एवेन्यूज फॉर ग्राउंड वाटर, ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। जब हम पडल्ड वाटर यूज करते हैं तो पडल्ड वाटर से होता क्या है कि जो ऊपर की क्रस्ट है वो बहुत ज्यादा हार्ड बन जाती है। अब अगर हम डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस करेंगे तो हमें पानी लॉक करने की जरूरत नहीं है, वो हार्ड क्रस्ट बनेगी, तो ग्राउंड वाटर तब रिप्लेनिश होगा। आप समझ रहे हो? ठीक है,
अभी रेप्लेनिश नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो हार्ड क्रस्ट बन जाती है। क्यों? क्योंकि हम वाटर लॉगिंग करते हैं और वो क्ले पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं? हार्ड हो जाते हैं। बात समझ गए? इसलिए जो ग्राउंड वाटर रेप्लेनिश हुआ था वो नहीं हो पा रहा था। बट आप डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस करोगे तो जो भी आप पानी डालोगे वो क्ले की फॉर्म में नहीं जमेगा और वो पानी ग्राउंड वाटर में जाएगा। तभी लिखा गया एवेन्यूज फॉर ग्राउंड वाटर। बात समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। The plant matures 7 to 10 days earlier. It matures 7 to 10 days earlier than the puddled crop. Than the puddled crop. Next, increase in yield. इंक्रीज इन यील्ड। देखो ये बहुत कम लेवल पे किया गया है। अगर मैं बोलूं कि इसकी ऑथेंटिसिटी बहुत है, ऐसा नहीं है अभी, क्योंकि डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस बहुत कम लेवल पे की गई है। हमने देखा सिर्फ 18% ऑफ लैंड पे की गई है। तो वहां से एक कंक्लूजन निकाल लेना कि यहां पर इंक्रीज इन यील्ड होगा तो हम कह नहीं सकते, ठीक है। लेकिन अगर एडवांटेज में लिखना हो तो आप लिख सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा इसको, ठीक है। तो कुछ रिसर्च ने शो किया है कि यहां पर यील्ड जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। सो इंक्रीज इन यील्ड, डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है। डन, एडवांटेजेस समझ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए डिसएडवांटेजेस ऑफ डीएसआर। डिसएडवांटेजेस ऑफ डीएसआर। पहला, इट इज सूटेबल। सूटेबिलिटी लिख लो पहले, सबसे पहले सूटेबिलिटी। जो भी आपकी लाइट टेक्सचर्ड सॉइल होती है वहां पर ये कारगर नहीं है। पंजाब वाले एरिया में ज्यादातर फार्मर्स इस टेक्निक को क्यों नहीं अपनाना चाहते? क्योंकि उनकी लाइट टेक्सचर सॉइल है। लाइट टेक्सचर सॉइल में यहां पर आपको यील्ड देखने को मिलेगी नहीं। प्रॉब्लम सबसे बड़ी वो है। अब आपको पता है विद पैसेज ऑफ टाइम जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हमारी जो सॉइल है वो पहले ही डिटोरेट हो रही। तो इसका मतलब क्या है, जो डीएसआर है वो जनरली आपको अलूवियल सॉइल में होती हुई दिखेगी। लेकिन पहले ही हम बोल रहे हैं कि डिग्रेडेड लैंड है। जब डिग्रेडेड लैंड है तो इसका मतलब क्या है, टेक्सचर ऑफ द सॉइल हैज बीन रिमूव्ड, राइट। सो इसका मतलब क्या है, जो डीएसआर है वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। बात समझे? ठीक है, लिख लीजिए पॉइंट पूरा। The farmers must not sow it in light textured soil, as this technique must not sow in light textured soil, as this technique is suitable for medium to heavy textured soil. Next point, it is recommended to avoid this technique in the fields which are under crops other than rice. फॉर एग्जाम्पल, अगर उस फील्ड पे पहले आप कॉटन उगाते थे, तो अगर आज आप डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस करना चाहते हैं, मतलब आज राइस उगाना चाहते हैं, तो नहीं उगेगी, ठीक है। सो ये भी इसका मेजर ड्रॉबैक है, राइट। नेक्स्ट, लेजर लेवलिंग आर कंपल्सरी। लेजर लेवलिंग का मतलब होता है बिल्कुल लेवल्ड होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, यू वुड नीड मशीन्स फॉर दैट,
क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन से तो एज सच लेजर लेवल नहीं हो पाएगी, तो यू नीड ट्रैक्टर्स एंड ऑल दैट। अब ट्रैक्टर्स वगैरह महंगी चीजें हैं, ये जनरली आपको पंजाब हरियाणा वाले देश इन स्टेट्स में तो मिल जाएगी, लेकिन अगर आप इंटीरियर्स में जाएंगे तो वहां पर आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, तो लेजर लेवलिंग नहीं हो पाती। अब वो लेजर लेवलिंग अगर नहीं हो पाती तो ऐसा कहा गया है कि अगर हम डीएसआर करते हैं तो यील्ड जो है, जो आउटपुट है, वो काफी कम हो जाती है। ठीक है, तो एक प्री कंडीशन है इसके लिए कि जो फील्ड्स हैं वो भी क्या होनी चाहिए, लेजर लेवल्ड। बात समझ गए? ठीक है, सो दिस इज दी डिसएडवांटेज। नेक्स्ट लिखिए, यूज ऑफ हर्बिसाइड्स, एक्सटेंसिव यूज ऑफ हर्बिसाइड्स। अब अगर डीएसआर की जाती है तो ऐसा कहा गया है कि साथ में वीड्स निकल जाते हैं। ठीक है, वीड्स पता है ना, अनवांटेड प्लांट्स। वो अनवांटेड प्लांट्स की वजह से क्या है, हमें हर्बिसाइड्स छिड़कने पड़ते हैं। अगर जितना ज्यादा आप हर्बिसाइड्स छिड़कोगे तो उससे होगा क्या, वो एक्चुअली में प्लांट में चला जाएगा। अगर प्लांट में चला जाएगा और हम खाएंगे तो उसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, हम पढ़ेंगे एनवायरमेंट का जब टॉपिक करेंगे तो हम पढ़ेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायोअक्यूमुलेशन एंड बायोमैग्निफिकेशन। तो जब हम खा लेते हैं उसको, इट रिजल्ट्स इनटू दोज पोल्यूटेंट्स गोइंग इनटू आवर बॉडी एंड दैट इज नोन एज बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, फॉर द क्यूरोसिटी पर्पस आप खुद पढ़ सकते हैं, जब हम एनवायरमेंट करेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायोअक्यूमुलेशन एंड बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, सो यहां पर हर्बिसाइड्स का यूज भी बढ़ जाता है। दूसरी बात, अगर हर्बिसाइड्स का यूज करना पड़ता है तो खर्चा भी तो बढ़ गया आपका। जो आपने लेबर में पैसा कमाया, क्योंकि लेबर अब करने की जरूरत नहीं है आपको, इतना ज्यादा एम्प्लॉय करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आपने पैसा वहां पर बचाया वो आपको कहां पर लगाना पड़ेगा, हर्बिसाइड यूज करके। तो एज सच इसकी जो ग्रेटर एडवांटेजेस हैं वो बहुत बड़े लेवल पे नहीं देखी गई हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि वी आर शॉर्ट ऑन रिसोर्स एंड दैट रिसोर्स इज वाटर। पानी की किल्लत है, तो इसीलिए कोशिश करी जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा कि आप डीएसआर करके देखिए, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हाँ इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या एडवांटेजेस। ठीक है, तो एज सच मेजर डिसएडवांटेज आपको देखने को नहीं मिलेगा कि अगर हम बोलेंगे बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, हम कर ही नहीं सकते ऐसा, तो वो नहीं है। तो हर्बिसाइड्स जैसे फॉर एग्जांपल हम पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स भी तो प्रोवाइड करते ही हैं। अगर आज डीएसआर करना शुरू कर दिया तो हम क्या करना शुरू कर देंगे, हर्बिसाइड्स पे भी आपको सब्सिडी देना स्टार्ट कर देंगे, सिंपल। बात समझ रहे हैं? ठीक है, सो दीज आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ डीएसआर। तो क्वेश्चन कॉमन ही बनेगा, व्हाट इज डीएसआर, या फिर 4 मार्कर क्वेश्चन में बन सकता है कि जो ट्रेडिशनल मेथड है और डीएसआर है उसमें डिफरेंस क्या है, तो सीधा डिफरेंस लिखो। ठीक है, या फिर तीसरा क्वेश्चन बन सकता है 8 मार्कर या 20 मार्कर में, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डीएसआर। ठीक है, बाकी कोई क्वेश्चन डीएसआर से नहीं बन सकता। डन? ठीक है जी, ओके, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, इंडियाज यूनिवर्सिटीज अ रफ राइड। इट वॉज पब्लिश्ड इन हिंदू, 9 मई को पब्लिश हुआ था। जिसने रीड करना है वो रीड कर सकते हैं। इंडियाज यूनिवर्सिटीज अ रफ राइड। देखो सिंपल सी बात है, अगर हमें इसकी भूमिका बनानी है, हमारी कंट्री में प्राइमरी एजुकेशन को लेके इंडिया ने काफी स्टेप्स उठाए हैं, जिसमें राइट टू एजुकेशन इज वन सच थिंग, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनली आपको राइट दे दिया गया है जहां पर आप प्राइमरी एजुकेशन ले सकते हो। बट विद रिस्पेक्ट टू हायर एजुकेशन इंडिया काफी ज्यादा लैग बिहाइंड करता है, राइट? आप अपनी ही क्लास में एक एग्जाम्पल ले लो। हमारी क्लास में ज्यादातर मेजॉरिटी कौन है, लड़के बैठे हैं, लड़कियां कितनी है, 4। You can see the disparity here only. अगेन आप जहां पर भी इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने जाते हैं वहां पर आपको मेल टीचर्स ज्यादा मिलते हैं, फीमेल टीचर्स कम मिलती हैं। ठीक है, वो क्यों है? क्योंकि यहां पर डिस्पैरिटी है, बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है, जहां पर फीमेल्स को, विमेन को वर्किंग पॉपुलेशन में नहीं देखा जाता। आज भी हमारी फीमेल्स जो हैं उनकी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, राइट? क्यों? क्योंकि उनके पास हायर एजुकेशन नहीं है। अब हायर एजुकेशन होने के लिए
सिंपल सी बात है, अगर आपकी बहन है, आपकी सिस्टर है, आपके मदर है, आप क्या चाहोगे कि कोई पास में चीज हो तो ओके चले जाओ, है ना। तो अगर यूनिवर्सिटीज बहुत सारी होंगी हमारे इंडिया में तो ऑब्वियस सी बात है वुमेन विल आल्सो गो फॉर द हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के लिए आपको दूर जाना पड़ता है, तो इसीलिए वुमेन आर रिलक्टेंट गोइंग देयर, राइट। सो हमारी कंट्री में क्या है कि ये जो यूनिवर्सिटीज हैं उसकी कमी है, और गुड यूनिवर्सिटीज की बहुत ज्यादा कमी है, समझ रहे हो, जहां पर रिसर्च लेवल अच्छे लेवल का हो। आज भी बहुत से लोग +2 के बाद हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वहां पर एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाती है आपकी। एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब क्या होता है, आज किसी ने बीटेक की है तो अगर कोई कंपनी आपको हायर करती है, वो कंपनी सबसे पहले आपको ट्रेनिंग देती है, 1 से 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है कि जो आपने थ्योरेटिकली पढ़ा उसकी इंप्लीमेंटेशन वहां है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, whatever curriculum is provided by your college or your university is not in sync with the traditional methods। जो भी इंडस्ट्री है, जो भी आप किसी कंपनी में जाएंगे वहां पर वर्किंग सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है, इसीलिए आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। बात समझे? तो यहां पर इसका मतलब क्या है, जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें बहुत से लैक्यूनास एग्जिस्ट करते हैं, राइट। सो वो लेक्यूनास क्या हैं? हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 की, उसमें हायर एजुकेशन को लेके क्या बात कही गई है, हम किस तरफ मूव करना चाहते हैं, रैंकिंग कहाँ है इंडिया की। अगर हम ग्लोबल रैंकिंग देखते हैं, इंडिया के बहुत कम इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको टॉप रैंकिंग में दिखेंगे। ऑन द अदर हैंड एशियन जायंट्स में चाइना बहुत आगे है इसमें, ठीक है। उनकी यूनिवर्सिटीज, अगर हम टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज देखते हैं, चाइना की बहुत सी यूनिवर्सिटीज आपको देखने को मिलेंगी, इंडिया की आपको माइन्यूट लाइक 2 या 3 देखने को मिलेंगी टॉप 1000 में। तो इट इज अ ड्रॉबैक। और दूसरी बात क्या है, हमारे पास इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है। जब हमारे पास इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है, जब हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड इतना अच्छा है, तो अगर आपके पास हायर यूनिवर्सिटीज नहीं होंगी तो ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये क्या हो जाएगा, ब्रेन ड्रेन हो जाएगा। इसका ब्रेन ड्रेन का मतलब समझ आता है? आज आप यहां से नहीं पढ़ोगे, अगर फॉरेन कंट्री जाके पढ़ोगे आप वहीं रह जाओगे, यू वोंट कम बैक, राइट। सो आपका जो आपके स्किल्स हम यूटिलाइज कर सकते थे वो कोई और कंट्री यूटिलाइज कर रही है। बात समझे? तो इसीलिए वी वांट टू क्रिएट ग्लोबल लेवल यूनिवर्सिटीज जहां पर दूसरी कंट्रीज के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ल्योर हों, वो भी आए हमारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए, राइट। सो वी वांट दैट इज व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दी यूनिवर्सिटीज। अब एजुकेशन एज अ टॉपिक मैंने पिक किया है, तो आप जो भी आपका सिलेबस है उसमें एजुकेशन करके अलग से एक्सप्लिसिट टॉपिक बना हुआ है सोशल इश्यूज में, ठीक है। तो ये एजुकेशन से रिलेटेड है तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, इसीलिए इसको आज हम कवर कर, राइट। सो आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। Education has long been stated लिख लो, touted to play a key role in reducing socio-economic inequalities. देखिए, एजुकेशन इज वन सच थिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ दो ऐसी चीजें हैं कि अगर गवर्नमेंट इन दोनों में कारगर रही प्रोवाइड करने में, तो आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी, ठीक है। दोनों चीजें, हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर। तो एजुकेशन एक की रोल प्ले करता है जो भी हमारी कंट्री में सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हैं उसको मेंटेन करने में। अगर आप एजुकेशन प्रोवाइड कर दी गई है, सपोजिटली कोई वल्नरेबल सेक्शन है, सपोज SC है, ST OBC है, ठीक है, वो एक ऐसे स्टेटस में जन्मा है जहां पर उसको लो आई से देखा जाता है, राइट। लेकिन अगर एजुकेशन मिल गई, उसको एक डेजिग्नेटेड पोजीशन मिल गई, तो उसकी स्टेटस जो है वो अपलिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको जनरली हम टर्म बोलते हैं संस्कृताइजेशन, ठीक है। संस्कृताइजेशन जनरली पहले क्या होता था, अगर हम एंशिएंट सोसाइटी में देखते हैं
जिसको संस्कृत, संस्कृत किसको आती थी? ब्राह्मण्स को, है ना। और जो वैश्यास और जो शूद्रास होते थे उनको तो अलाउड भी नहीं था कि आप संस्कृत सीखो, ठीक है। तो अगर आपको उस स्टेटस से बाहर निकलना है, ग्रोथ करनी है, तो उसको टर्मिनोलॉजी दी गई थी संस्कृताइजेशन, ठीक है, कि आपने अपना स्टेटस इंप्रूव कर लिया, आप शूद्र से कहां पर आ गए? ब्राह्मण्स वाले में आ गए, समझ रहे हो? कास्ट बैरियर को तोड़ दिया। अब यहां पर भी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का मतलब क्या है? क्योंकि हमारी कंट्री में सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती हैं, दैट्स अ फैक्ट। लेकिन अगर आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी, देन दिस इनइक्वालिटी कैन बी रिड्यूस्ड। बात समझे? यहां तक कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। फॉलोइंग दिस the government of India, जो मैं लिखवा रही हूं वही लिखना, the government of India launched several initiatives. The government of India launched several initiatives. 3 भागों में इसको डिवाइड कर लो। नंबर वन institutions of eminence scheme. Institutions of eminence scheme. Number 2, imprint initiative. Imprint, IMPRINT, imprint initiative. थर्ड लिखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020. न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020. इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। व्हाट इज इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस। दूसरा इम्प्रिंट स्कीम के बारे में पढ़ेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, हायर एजुकेशन के बारे में क्या कहती है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी सारी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ाने बैठ गई पूरा लेक्चर उस पर जाएगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ जो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी हायर एजुकेशन में बोलती है वो हम रीड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर हम हायर एजुकेशन में देखते हैं तो क्या है? R&D नहीं है, डेफिसिट ऑफ फाइनेंस है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। फंडिंग कौन प्रोवाइड करता है? यूजीसी जनरली करती थी, ठीक है। जो भी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं उनको कौन प्रोवाइड करता था फंडिंग? दैट इज यूजीसी। उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं है प्रॉपर, राइट। फॉर एग्जांपल आप पंजाब यूनिवर्सिटी को ही देख लो, फंडिंग प्रोवाइड करी जाती है बट वो क्या हर इंस्टीट्यूट तक, हर कॉलेज तक पहुंच पाती नहीं, ठीक है। तो यहां पर सबसे बड़ा दिक्कत क्या है? फाइनेंशियल क्रंच। क्योंकि अगर आपको R&D करनी है तो उसके लिए लैब्स बनानी पड़ेंगी, और लैब्स बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करने के लिए पैसा चाहिए, राइट। सो सबसे बड़ा इशू क्या है? दैट इज द फाइनेंशियल क्रंच। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखिए, इंडिया once great institutions of learning are beset by multiple crises. Number one, financial crunch. Number 2, deficit in research opportunities. Number 3, poor infrastructure. Number 4, poor learning outcomes. बात समझे? फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कोई जो लोग आपके फ्रेंड्स सर्कल में PhD वगैरह कर रहे हो, तो आप उनसे सुनना कभी उनका दुखड़ा, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी गाइड प्रोवाइड किया जाता है उनको, वो जो गाइड है उनको हेल्प नहीं करता, ठीक है। जो भी फंडिंग एक्चुअली में कॉलेज ने या यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड करनी होती है वो फंडिंग उनको मिलती ही नहीं, अपने पल्ले से पैसा लगाना पड़ता है, राइट। सो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि जो लोग एक्चुअली में रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं,
उनके लिए प्रॉपर गाइडेंस ही नहीं, राइट। सो सबसे बड़ी दिक्कत वो है, तभी तो हमारा स्किल जो है वो ट्रांसफर हो जाता है, कहाँ चले जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज चले जाते हैं, क्योंकि वहां पर उनको वो चीज, वो फैसिलिटीज मिलती हैं, राइट। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि एजुकेशन सेक्टर में बजट एलोकेशन ज्यादा करना पड़ेगा। बात समझे? तो मैंने आपको बताया दो पिलर्स हैं, एजुकेशन और हेल्थ। दोनों पिलर्स को बहुत अच्छे से ग्रो कराना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको यहां पर इफेक्टिविटी दिखेगी। बात समझे? ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। अभी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी स्कीम्स करवा रही हूं, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम, IOE, नाम से ही सजेस्ट हो रहा है इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस। एमिनेंस का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंस। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएंगे जो कि हमारे इंडिया के लिए एमिनेंट पोजीशंस होल्ड करेंगे। अब अगर उनको इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस बनाया जाएगा, मतलब उनको फंडिंग दी जाएगी, सिंपल सी बात है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, कुछ स्टेट गवर्नमेंट देगी, जिससे वो इंस्टीट्यूट्स क्या बनेंगे, हाई लेवल, ग्लोबल लेवल पे इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस बन पाएंगे। तो हमारा इस स्कीम के तहत एजेंडा क्या है कि ये जो इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस हैं, हम इनको इतने ज्यादा अच्छे बना दें कि जो फॉरेन के लोग हैं वो भी यहां पर आके पढ़ना चाहें। तो मेन एम क्या है कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएं जो एमिनेंट पोजीशंस होल्ड करते हो। तभी स्कीम को नाम क्या दिया गया है, इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस की। बात समझे? ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजी लिख लो। It was launched for higher education institutions, for higher education institutes in India in 2017. लॉन्च किसने की थी? UGC। प्रीलिम्स में आ सकता है सीधा डायरेक्ट कि इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम क्या थी। ठीक है, इट वॉज लॉन्च्ड बाय UGC। कब? 2017 में। और किसके लिए? हायर एजुकेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, मेन एम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। मेन एम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम इज टू मेक इंडियन इंस्टीट्यूट्स ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। डन। नेक्स्ट, अब यहां पर क्या सेग्रीगेट, बेनिफिट्स क्या, लिख लो, टॉपिक लिखिए, बेनिफिट्स। अगर किसी इंस्टीट्यूट को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस बनाया जाता है तो उसमें बेनिफिट्स क्या मिलेंगे? नंबर 1, ऑटोनॉमी दी जाएगी उनको। नंबर 1, ऑटोनॉमी। देखो, ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? अभी क्या होता है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती हैं उनको यूजीसी की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। तो अब जो यूजीसी का सिलेबस है, सपोजिटली वो बहुत पुराना हो चुका है। ठीक है, अब क्या है, उसको रिवैम्प करने की जरूरत है। अब क्या होगा कि जब यूजीसी कहेगा तब आपका सिलेबस चेंज होगा। तो ये जो इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस, अगर किसी इंस्टीट्यूट को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस बनाया जाएगा तो उनको ऑटोनॉमी दी जाएगी कि आप अपने सिलेबस को चेंज कर सकते हैं कभी भी, एनी टाइम, विदाउट द परमिशन ऑफ द यूजीसी। बात समझ गए? सो यहां पर उनको ऑटोनॉमी दी जाएगी। तो दे हैव द फ्रीडम टू डिसाइड फी, कोर्स ड्यूरेशन एंड गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। कोर्स का ड्यूरेशन क्या रहेगा, कितने साल का वो कोर्स रहेगा, और जो भी गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसको भी वो चेंज कर सकते हैं। बात समझे? ठीक है, दूसरा बेनिफिट क्या दिया जाएगा? ग्रांट। अब अगर किसी पब्लिक इंस्टीट्यूट को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस बनाया जाता है तो वहां पर गवर्नमेंट ग्रांट देगी, कितने की? 1000 करोड़ की। अगर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस बनाया जाता है तो दे विल नॉट गेट एनी फंडिंग अंडर दिस स्कीम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। देखो, लॉजिक लगाओ, सिंपल सी बात है, पब्लिक इंस्टीट्यूट है, कौन ग्रांट देगा उनको? गवर्नमेंट ही देगी, सिंपल सी बात है। अगर एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट प्लेयर होगा वहां पर, है ना। अगर प्राइवेट प्लेयर होगा तो ऑब्वियस सी बात है, अगर उसने इंस्टीट्यूट बनाया है तो उसके पास फंडिंग है। तो
तो वो क्राउड फंडिंग कर सकता है। सिंपल। क्राउड फंडिंग का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट नहीं हेल्प करेगी, बाहर से ले ले। बात समझ गए? ठीक है। सो यहां पर गवर्नमेंट नहीं हेल्प करेगी वो। डन। ठीक है। अब यहां से आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। क्या ये इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस स्कीम सिर्फ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के लिए? नो। यहां पर हम एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को भी क्या बना सकते हैं? इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस। बात समझ गए? कोई डाउट? बनाएंगे कौन है? गवर्नमेंट ही बनाएगी। नहीं, गवर्नमेंट ही बनाएगी। आप कुछ ऐसे स्टेप्स दिखाओगे कि हाँ हम ये कर रहे हैं, आप हमें अथॉरिटी दो, हमें बनाओ इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस। तो आप प्रोजेक्ट कर सकते हो कि प्राइवेट प्लेयर्स प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि हाँ हम ये कर रहे हैं। ठीक है। तो आपको इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, लेकिन टैग कौन देगा? गवर्नमेंट। ठीक है। डन। नेक्स्ट इज इम्प्रिंट स्कीम। इम्प्रिंट स्कीम, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म लिखो। इम्प्रिंट, इम्पैक्टिंग रिसर्च, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। इम्पैक्टिंग रिसर्च, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। इम्प्रिंट, IMP यहां से, R यहां से, INT। ठीक है। सबसे पहले तो फुल फॉर्म ही आ सकती है। HAS का एग्जाम है तो आप उम्मीद कर सकते हो सीधा फुल फॉर्म आ जाएगी, व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्रिंट स्कीम। ठीक है। अब देखो यहां पर एज द नेम सजेस्ट्स, देखो जो भी रिसर्च एंड इनोवेशन की जाती है उसका एक्चुअली में बेनिफिट सोसाइटी को हो, तो हमारा मकसद वो है। आज कोई रिसर्चर है, वो अपनी कोई भी थीसिस लिखता है, वो थीसिस प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो पाए कहां पर? सोसाइटी में। अगर वो सोसाइटी को बेनिफिट कर रही है तो वो हमारी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, राइट? सो हमारा मकसद ये है कि जो भी रिसर्च और इनोवेशन हो, इट शुड इंपैक्ट द सोसाइटी। डू गेट द पॉइंट? ठीक है। तो जनरली हम क्या कह रहे हैं कि हेल्थ केयर में आप रिसर्च कीजिए, ऐसे ही आप कंप्यूटर्स और IT में रिसर्च करिए, जहां पर डाटा सिक्योरिटी पे आप रिसर्च कर सकते हैं, जो कि एक्चुअली में सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है। बात समझे? ऐसे ही हम एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड जो भी रिसर्च है उसको हम प्रमोट करते हैं। क्यों प्रमोट करते हैं? कि हम सोसाइटी पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट छोड़ पाए। बात समझे? तो यहां पर क्या प्रमोट किया जा रहा है कि वॉट एवर रिसर्च एंड इनोवेशन यू आर डूइंग, दैट शुड इंपैक्ट द सोसाइटी एज वेल। डू गेट द पॉइंट? एग्जाम्पल्स देख सकते हो उसके। हाँ, 5 इंस्टीट्यूट्स गवर्नमेंट के हैं और 5 इंस्टीट्यूट्स प्राइवेट के हैं। अब वो जो लिस्ट है वो पढ़ लेना आप। बहुत ज्यादा इस पे इशू उठा था। एक इशू था कि टाटाज ने एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट था, उनको अभी बना नहीं था, रिलायंस का था कि टाटा का था, आई एम नॉट वेरी श्योर। ठीक है। तो वहां पर वो इंस्टीट्यूट बना भी नहीं, ग्राउंड पे भी नहीं था, और गवर्नमेंट ने उनको इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का टैग दे दिया। एंड बहुत ज्यादा आउटक्राई हुआ था इस चीज पे कि बना ही नहीं है भाई, अभी तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं बना, आप उसको इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस कैसे दे सकते हो? तो इट वाज सेड कि जनरली बोला जाता ना कि तुम अडानी के हाथों में खेलते हो, तुम अंबानी के हाथों में खेलते हो। दैट वाज द टैगलाइन गिवन कि भाई अभी फ्लोर पे ही नहीं है, तुम उसको इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस बनाई जा रहे हो पहले ही। डन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब सिर्फ मैं हायर एजुकेशन की बात कर रही हूं यहां पर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत बड़ी है, जिसमें बहुत से चेंजेस किए गए थे। विल स्टडी, प्रॉबेबली आपको उसमें पढ़ाया जाएगा, ये गवर्नेंस या हाँ उसमें पढ़ाया जाएगा। देखो हायर एजुकेशन की अगर देखते हैं तो यहां पर सबसे पहला फ्लेक्सिबिलिटी, लिखिए फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स। नंबर 1 दिया गया है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स। पहले क्या होता था कि आपको सपोजेडली आप आज इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूट में घुस गए, 1 साल बाद पता चला कि भाई मेरे बस की नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता, इसको मैं करना ही नहीं चाहता, चलो बस की है भी मैं करना नहीं चाहता, लेकिन ठीक है, तो आप एग्जिट नहीं कर सकते थे। अब आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है। या तो आपका वो 1 साल वेस्ट गया,
अगर आपको कहीं और जाना है तो आपने जो 1 साल स्पेंड किया है वो वेस्ट जाएगा। अब ऐसा नहीं है, अब आपको मल्टीपल एंट्री और एग्जिट टू बी अलाउड विद अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन। तो 1 साल अगर आपने वहां पर उस इंस्टीट्यूट में करा है तो उसकी सर्टिफिकेशन दी जाएगी, तो वो 1 साल आपका वेस्ट नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, ऑप्ट आउट कर सकते हो कि आज मेरा इसमें मन नहीं लगा, मैं कुछ और करना चाहता हूं, लेकिन वो जो साल हैं वो वेस्ट नहीं जाएंगे। बात समझ गए? तो सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, मल्टीपल एंट्री एग्जिट टू बी अलाउड, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट टू बी अलाउड। नेक्स्ट पॉइंट, academic bank of credits to be established, academic bank of credits to be established to facilitate transfer of credits, to facilitate transfer of credit. For example, आज किसी बच्चे ने बीटेक में एडमिशन ली सपोजिटली, अब उनके पास इतना पैसा नहीं था, उसने बीटेक करने के लिए सपोजिटली किसी बैंक से लोन लिया। अब 1 साल बाद पता लगा कि मैं नहीं कर सकता ये, ठीक है, तो जब बैंक आपको लोन देता है, एकेडमिक लोन देता है, तो आपको प्रीटेक्स लिख के देता है कि आप इस इंस्टीट्यूट में हो एंड सो ऑन, राइट। तो जब आप एग्जिट कर जाओगे तो आपके ना क्रेडिट ट्रांसफर नहीं किए जाते, क्योंकि आपको लोन किस बेसिस पे मिला था, उस इंस्टीट्यूट के बेसिस पे मिला था। तो आज आप अगर किसी और इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हो तो यू हैव टू टेक अ फ्रेश लोन। अब ऐसा ना हो, क्योंकि ये एक्चुअली में क्या है, बच्चे के लिए तो गड़बड़ हो गई ना, वो एक लोन दे रहा है फिर दूसरा लोन करवाएगा एंड सो ऑन। तो क्या है, जो क्रेडिट्स है वो आपके ट्रांसफर हो पाए इजीली, ऐसा ना हो बच्चा फंस जाए कि मुझे तो अब करना ही पड़ेगा ही। समझ रहे हो? ठीक है, नेक्स्ट आता है NEP 2020, New Education Policy 2020 advocates increased use of technology with equity. Increased use of technology with equity. अब मुझे समझाओ ये क्या मतलब हुआ इसका, क्योंकि मैं equity समझा चुकी हूं। हाँ जी, सिंपल सी बात है, यू गो टू यूनिवर्सिटीज, ठीक है, आपको वहां पर अच्छी लैब्स देखने को मिलती हैं जहां पर आप कर सकते हो, मतलब कंप्यूटर्स मिलेंगे आपको, जो भी अपरेटसेस चाहिए आपको करने के लिए वो आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन वहीं आप एफिलिएटेड कॉलेजेस में अगर जाते हो, सपोजली यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी है, यहाँ के एफिलिएटेड कॉलेजेस बहुत सारे हैं, वहां पर आपको देखने को मिलेगा लैब ही नहीं है। लैब में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या, कंप्यूटर तो दूर की बात है, लैब ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि जो तो बच्चे यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं उनको तो टेक्नोलॉजी का बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनके एफिलिएटेड कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, वहां पर उनके पास टेक्नोलॉजी वो वाली नहीं है। तो यहां पर बात करी गई है एक्विटी की, जिसको जितना जरूरत है उतनी उसको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाए। बात समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन टू बी एस्टैब्लिश्ड, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन टू बी एस्टैब्लिश्ड। देखो यहां पर हमारी कंट्री में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, रिसर्च पे एम्फेसिस दिया ही नहीं जाता। हमें आज भी ये बोला जाता है पीएचडी करोगे तो एक टीचर बन जाओगे, और क्या बन जाओगे। समझ रहे हो, रिसर्च को इतना ऐसी सा माना गया है राइट। तो यहां पर उस कल्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या बनाया जा रहा है, दैट इज नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाई जाए, जिसमें हम इस कल्चर को प्रमोट करें कि रिसर्च करना, देखो जनरली क्या बोला जाता है कि वेल ले हो, चलो रिसर्च कर लो, पीएचडी कर लो, है ना, यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू, ओके डू रिसर्च, एंड दैट्स नॉट द क्राइटेरिया अंटिल अनलेस यू आर ड्रिवन बाय दैट कि मुझे रिसर्च करनी है, ठीक है, वो कल्चर ही प्रमोट नहीं किया गया है। समझ रहे हैं? ठीक है, सो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट NEP 2020 emphasizes setting up of gender inclusion fund। आ गया जेंडर इंक्लूजन फंड,
यहां पर क्या किया जाएगा, देखो हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट ऑफ वुमेन इज वेरी वेरी लेस, ठीक है, उसको प्रमोट करने के लिए एक फंड तैयार किया जा रहा है जहां पर हम प्रमोट करेंगे कि वुमेन भी पार्टिसिपेट करें, ठीक है, हायर एजुकेशन की तरफ जाएं। बात समझे? दूसरा पॉइंट लिखिए, उसी के साथ लिख लीजिए, एंड स्पेशल एजुकेशन जोन्स, स्पेशल एजुकेशन जोन्स फॉर डिसएडवांटेज्ड रीजन्स, फॉर डिसएडवांटेज्ड रीजन्स। देखिए आपको देखना पड़ेगा, आप मान लीजिए कि आप बहुत इंटीरियर से हैं कहीं, ठीक है, तो आपको इंटीरियर से किसी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए बहुत दूर आना पड़ता है। तो यहां पर कोशिश की जाएगी जो भी डिसएडवांटेज रीजन्स हैं, जहां पर एज सच यूनिवर्सिटीज नहीं बनी हुई हैं, वहां पर हम स्पेशल एजुकेशन जोन्स बनाएं। इसका मतलब क्या है कि वहां पर यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस को सेटअप किया जाए जिससे कि उनको एजुकेशन के लिए इतनी दूर ना जाना पड़े। डन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एफिलिएशन सिस्टम, एफिलिएशन सिस्टम टू बी फेज्ड आउट, टू बी फेज्ड आउट इन 15 years। एफिलिएशन मतलब पता है ना, किसी यूनिवर्सिटी के तहत होते हैं वो। एफिलिएशन सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है कि उनकी ऑटोनॉमी बिल्कुल खत्म होती है, वो कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, उनको हमेशा गाइडलाइंस किसकी फॉलो करनी पड़ती है, यूनिवर्सिटीज की। सो ये जो एफिलिएशन सिस्टम है इसको फेज आउट किया जाएगा धीरे धीरे, और उनको ऑटोनॉमी दी जाएगी, धीरे धीरे करके उनको ऑटोनॉमी दी जाएगी कि आप अपना सिलेबस या अपना कोर्स ड्यूरेशन आप अपने आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बात समझे? ठीक है, जब तक आपको फ्रीडम नहीं दी जाएगी तब तक आप अच्छे से काम कर ही नहीं पाओगे। मैं आज आपको बोलूं पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, तो डंडा लेके आ रही हूं मैं, समझ रहे हो? वो फ्रीडम जब तक आपको नहीं मिलेगी आपको समझ ही नहीं आएगा। आप बोलोगे मैम स्ट्रेस दे रहे हो और कुछ नहीं दे रहे आप, पढ़ाई तो दिमाग में नहीं जा रही, स्ट्रेस जरूर जा रहा है। आप समझ रहे हो? ठीक है, जब तक फ्रीडम नहीं दी जाएगी तब तक वो इंस्टीट्यूट फ्लरिश नहीं कर पाएगा। ठीक है, द पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट, क्लस्टर इंडस्ट्रीज, क्लस्टर यूनिवर्सिटीज, हाँ जी, यस एग्जैक्टली। नेक्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट, अरे इसको रहने दो, छोड़ो, पाली पर्सन, इट्स ओके। यहां तक बात समझ आई? कोई डाउट? ठीक है जी, तो तीनों हमने स्कीम्स पढ़ ली। कौन कौन सी? पहली कौन सी थी? इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंट। उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए याद हो गई, स्कीम्स याद हो गई, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, वेयर डू इंडियन यूनिवर्सिटी स्टैंड एट ग्लोबल लेवल? अब यहां पर डेटा है, कुछ डेटा याद रखना पड़ेगा, कुछ रैंकिंग्स याद रखनी पड़ेंगी। Where do Indian universities stand at the global level? So September 2021 में एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट का नाम लिख लीजिए, टाइम्स हायर एजुकेशन, THE द बोला जाता है, इन September 2021 released the World University Ranking, World University Ranking 2022 edition, 2022 edition, that India is home to 35 of the world's top 1000 universities। अब अगर इंडिया की पॉपुलेशन देखी जाए तो उसके कंपैरिजन में ये कुछ भी नंबर नहीं है। एटलीस्ट यहां पर 50 to 60 होना चाहिए था, जितनी हमारी पॉपुलेशन, आप समझे? ठीक है, और ये अभी तक हाईएस्ट है ये हमारी रैंकिंग। ठीक है, इससे पहले तो बहुत ही कम थी, 25, 20 पे हम लटकते थे, अब 35 हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट एक और डेटा लिख लीजिए। अर्लियर इन जुलाई 2021 the QS World University Rankings, QS World University Ranking showed that 22 Indian institutions are in
टॉप 1000, आर इन टॉप 1000। सो 2 रैंकिंग्स की बात करी गई है। एक रैंकिंग कौन सी है, दैट इज टाइम्स हायर एजुकेशन, और दूसरी रैंकिंग कौन सी है, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग। ठीक है, तो अगर हम टाइम्स हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो 35 है, और उसमें कितनी है, 22। याद रहेगा। ठीक है, प्रीलिम्स फैक्ट भी बन सकता है, सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग बहुत फेमस है ये क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग। ठीक है, ये क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है, कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, सो इट इज 22 यूनिवर्सिटीज, दैट इज हैव। यहां तक कोई डाउट। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, what are the causes of sufferings of India's universities? अब खुद बताओ, सब आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स रह चुके हो, बताओ तुम्हें क्या लैक्यूनास लगे, क्या प्रॉब्लम्स हैं? पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, यस एग्जैक्टली, पुअर R&D और मैनेजमेंट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और प्रैक्टिकल वर्क, यस एग्जैक्टली, और यस एग्जैक्टली। जब आप बाहर निकलते हो तो आपको लगता है कुछ नहीं आता हमें, एंड दैट्स अ फैक्ट, नहीं आता। आप तभी तो आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है हर चीज के लिए। रादर हमारे इंडिया में तो हर चीज के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ती है। आप इंडस्ट्री में भी जा रहे हो, अनस्किल्ड वर्क भी, वहां पर भी आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा को स्कूल्स कॉलेजेस में सिखाया जाता है वो इफेक्टिव ही नहीं है, राइट? सो ये है। और देखो, जेंडर का इशू नहीं भूलना है, मैं बार बार एम्फसाइज कर रही हूँ, जो भी वल्नरेबल सेक्शंस हैं उसको नहीं भूलना है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर जेंडर गैप नहीं लिखोगे कि हायर एजुकेशन में यहाँ पर आपको जेंडर गैप देखने को मिलता है, आप सिंपल एग्जाम्पल ले लो, कौन कौन बीटेक करके आए यहाँ पर? मैं भी ठीक है, तो आप देखो वहां पर लड़कियां कितनी कम होती हैं। मतलब मेरे उसमें तो सिर्फ 10 थी, 10 लड़कियां बस, बाकी सारे लड़के। तो यहाँ पर आपको वहीं पर देखने को मिल जाता है। तो जेंडर को नहीं भूलना। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपका आंसर फिर होलिस्टिक नहीं बनेगा, क्योंकि आप सिर्फ उसी में उलझे रहोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर और उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक्सप्लिसिट लिखना है, वल्नरेबल सेक्शन को नहीं भूलना। एक तो जेंडर गैप नहीं भूलना, और दूसरी बात SC STs को जो रिजर्वेशन दी जाती है उसके वजह से वो वहां पर हैं, नहीं तो वो SC STs आपको देखने को नहीं मिलेंगे, राइट? तो इनको नहीं भूलना। बात समझ आई? अब लिख लो सबसे पहला पॉइंट, कईयों में है, सब में नहीं है ना बच्चे, ये लिख सकते हो। अगेन देखो, वुमेन रिजर्वेशन में भी होके सीट्स खाली रह जाती हैं, वुमेन तब भी नहीं आती है क्योंकि उनको प्रमोट नहीं किया जाता। आज अगर आपको घर में कोई ये बोल दे, आप बीइंग अ मेल, आपको नहीं बोलेंगे लेकिन बोले कि आपने नहीं पढ़ने जाना, आपने चंडीगढ़ नहीं जाना, आप नहीं जाना, यू कैन नॉट गो देयर, सो आपको कैसा फील होगा, राइट? तो यहाँ पर, और ऐसा होता है, आप अच्छी फैमिली से बिलोंग करते, मैं ये नहीं कह रही, आपको तो रादर बोला, धक्के मार के निकाला होगा, जाओ पढ़ के आओ राइट? तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, लेकिन आप डिसएडवांटेज जो इंटीरियर्स हैं वहां पर आप जाके देखिए, लड़कियों को स्कूल भी नहीं भेजा जाता, राइट? तो यहाँ पर ये सेंसिटिव इश्यूज हैं, समझ रहे हैं? अंटिल देखो, सेंसिटिव होना इज अ गुड थिंग। इफ यू आर नॉट सेंसिटिव अबाउट दी स्मॉल थिंग्स ना, आप कभी भलाई करने के सोचोगे नहीं। बीइंग अ ब्यूरोक्रेट, आपकी सबसे बड़ी शक्ति वही है, you should be sensitive about the things, right? So it is a sensitive topic, you should be sensitive about it. Being a male, ज्यादा sensitive होना चाहिए कि भाई मेरे काउंटर पार्ट को इतना प्रमोशन नहीं मिल रही जितनी मुझे प्रमोट किया जा रहा है। I get the point? ठीक है, you should be sensitive about these. So सबसे पहला poor governance structure, पहला पॉइंट poor governance structure। अच्छा मुझे बताओ गवर्नेंस क्या होती है? Administration. Okay, half of it is true. कोई स्कीम आती है तो उसको चेक करना कि कितना इम्प्लीमेंट हुआ है। हाँ जी, देखो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वट एवर द पॉलिसी हैज बीन फ्रेम्ड, उस फ्रेमिंग में जितने भी स्टेक होल्डर्स होंगे उसकी इंक्लूजन इज गवर्नेंस। फॉर एग्जाम्पल, आज गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई कि हर इंसान को, हर वुमेन को 1500 रुपए दिए जाएंगे। वो 1500 रुपए उसके पास पहुंच भी रहे हैं कि नहीं, दैट इज अ पार्ट ऑफ गवर्नेंस। दैट इज वाई वी आर मूविंग टुवर्ड्स ई गवर्नेंस, जहां पर हम ट्रांसपेरेंसी बढ़ा पाए, जो भी प्रोसीजर है उसको अच्छे से फॉलो कर पाए।
ठीक है। सो यहाँ पर अगर पुअर गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, जैसे आपने बोला था मैनेजमेंट नहीं है ना, मैनेजमेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर पुअर है, ठीक है। आपको एक डीएमसी लेने जाने के लिए भी 2 दिन लगाने पड़ेंगे, वहां पर गवर्नेंस प्रॉपर नहीं है, ठीक है। वो क्या हो सकता है, वो बहुत इजीली आपको ई एक्सेस दे सकते हैं कि जहां से आप अपने डीएमसीज को डाउनलोड कर सकते हो, सिंपल एज दैट, ठीक है। लेकिन वो नहीं है, ठीक है। तो पुअर गवर्नेंस स्ट्रक्चर, तो आप लिखिए इसमें की पॉइंट्स। पुअर गवर्नेंस को ना ऐसे देखो कैसे बनाते हैं, जैसे पहला पॉइंट है यहां पर आपने पुअर गवर्नेंस स्ट्रक्चर लिखा, इसको ऐसे 3 भागों ऐसे बना लो सर्कल सा। पहला लिखो ओवर सेंट्रलाइजेशन, ओवर सेंट्रलाइजेशन। नंबर 2 ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स। थर्ड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। देखो जब भी ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स होंगे, जहां पर भी होंगे, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या होता है, हायरार्की जहां पर एग्जिस्ट करती है, तो वहां पर आपको लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी दिखेगा ही दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल आप कोई फाइल लेने जाते हो, वो बोलता है यार मेरा काम नहीं था, नीचे वाले का था, फिर वो उसके पास जाओगे नीचे वाले का था। तो जहां पर भी आपको ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, वहां पर लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी होगी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जवाबदेही, ठीक है ही नहीं, बात समझे, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, यही पॉइंट्स में लिखते रहो, इसी में लिखने की जरूरत नहीं है, चलेगा, छोड़ो। हाँ ये लिखो, थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट लिखिए, स्पेंडिंग, स्पेंडिंग ऑन हायर एजुकेशन एज अ परसेंटेज, एज अ परसेंटेज is stagnated at 1.3 to 1.5%, 1.3 to 1.5% since 2012, since 2012। अब गवर्नमेंट बजट एलोकेशन जो होता है उसमें हायर एजुकेशन के लिए सिर्फ 1.3% तक अटका हुआ, तो यहां पर हमें परसेंटेज बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है, मतलब फंडिंग ज्यादा जरूरत है, सिंपल एज दैट। बात समझ गए। नेक्स्ट लिखिए, गवर्नेंस ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये लिखने की जरूरत नहीं है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर में सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ इंक्लूड होगा, चाहे फिर वो आपके लैब्स हो, रिसर्च वर्क हो, या आपके टेबल चेयर व्हाटएवर, इंफ्रास्ट्रक्चर में सब कुछ आ जाएगा। सो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट, पुअर टीचिंग कैपेसिटी, पुअर टीचिंग कैपेसिटी। सो जो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग जारी की जाती है, उन्होंने भी इसको हाईलाइट किया है कि जो टीचिंग कैपेसिटी है वो ही प्रॉपर नहीं है। मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया कि अगर आप पीएचडी करते हैं तो आपके गाइड को ही नहीं पता होता। अब गाइड अलॉट किया जाता है तो ऑब्वियसली बात है, उसका मकसद क्या है कि आपको गाइड करे वो, लेकिन उसी को नहीं पता होता है, राइट। सो जो टीचिंग कैपेसिटी है वो ही प्रॉपर नहीं है, और ऊपर से लैक ऑफ टीचर्स है। एक ही टीचर को ओवर बर्डन कर रखा है कि आप ये भी ले लो, आप ये भी ले लो, ये भी ले लो, तो उसकी जो इफेक्टिविटी है ऑब्वियसली बात है वो हार्म हो जाएगी, क्योंकि अगर उसकी आउटपुट एक क्लास के लिए बहुत अच्छी आएगी तो दूसरी क्लास के लिए नहीं आएगी अगर आप उसको ओवर बर्डन कर दोगे। तो देयर इज पुअर टीचिंग कैपेसिटी, लिखने की जरूरत नहीं है, पॉइंट लिखिए बस, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इनएडिक्वेट रिसर्च ग्रांट्स, इनएडिक्वेट रिसर्च ग्रांट्स। डेटा लिख लो बस इसका। India has over 1,000 universities. India has over 1,000 universities, but still 2.7% offer PhD programs. PhD programs. डेटा याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि पीएचडी प्रोग्राम मतलब रिसर्च के लिए प्रोग्राम्स ही नहीं है, पीएचडी की अवेलेबिलिटी ही नहीं है, तो रिसर्च तो कहां से होगी, ठीक है।
तभी इसके गाइडलाइंस पे एनईपी पॉलिसी ने क्या कहा है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाई जाए जहां पर इस कल्चर को प्रमोट किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है फॉल इन एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। फॉल इन एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, अब मैंने आपको बताया है जनरली जो सिलेबस है वो बहुत आउटडेटेड है। दूसरा क्या है, एग्जामिनेशन पेपर लीक्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से जो एक्चुअली में मोटिवेशन है वो आपकी ड्रॉप हो जाती है। क्या करना पड़ के, पेपर तो लीक हो जाता है ना। और दैट्स ट्रू। अगर आप अभी तो ये यूपी में बहुत स्ट्रिक्टनेस हो गई है, आप तब तो बहुत बढ़िया हो गया। जनरली आपको हर साल एग्जाम देखने को मिल रहा है, लेकिन यूपी के जो छोटे पेपर्स होते थे वहां पर तो पेपर लीक ऐसा पक्का होता था कि 8 लाख में पेपर ले लो। अभी रिसेंटली एचपी का भी तो हुआ है, कौन सा पेपर था वो, पुलिस कांस्टेबल का, हाँ, तो वो 8-8 लाख में पेपर मिल रहा था। तो अगेन यू लैक दैट मोटिवेशन कि मैं क्यों प्रिपेयर करूं यार, जिनके पास पैसा है वो करेंगे, ये तो समझ रहे हो। तो ये कल्चर नहीं होना चाहिए। ऐसे ही कॉलेजेस में भी होता है, जो यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस होते हैं वहां पर पैसे देके पेपर मिल जाता है। ठीक है, तो वहां पर भी ये जो एकेडमिक लीक्स हैं ये नहीं होने चाहिए, जिसकी वजह से जो एक्चुअली में एजुकेशन का मकसद है वो ही फुलफिल नहीं हुआ तो फायदा क्या। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, हाउ बिग इज द फाइनेंसिंग प्रॉब्लम ऑफ यूनिवर्सिटीज। हाउ बिग इज द फाइनेंसिंग, देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने आपको पहले नंबर पे क्या लिखवाया था, फाइनेंशियल क्रंच, है ना। तो वो कितनी बिग है वो आप देख लीजिए। डेटा है, अगेन लिख लो, एट द सेंट्रल लेवल student financial aid was cut to approximate 2000 crore in financial year 2022 to 2023. Next point, allocation for research and innovation were down by 8%. एक हैफा करके एजेंसी है, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, इसको अलग से लिख लो जाए, मतलब साइड में लिख लेना, हैफा, HEFA। देखो मैंने आपको बताया यूनिवर्सिटीज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज क्या है, दैट इज फाइनेंशियल क्रंच। तो इसको एड्रेस करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या बनाया, एक एजेंसी बना दी, जिसमें फाइनेंसेस को देखने के लिए एक पर्टिकुलर एजेंसी बना दी गई है, जिसका नाम क्या है, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी। ठीक है, अब ये एजेंसी क्या करती है, फंड्स प्रोवाइड करती है, सिंपल एज दैट। It provides funding for all infrastructure loans to institutions. So its budget reduced from 2000 crore to approximately 1 crore. ठीक है जी, सो आप लिख सकते हो, बजट एलोकेशन की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये लिखो कि जो हैफा की फंडिंग है उसी को रिड्यूस कर दिया गया है, दैट्स इट। डेटा याद करने की जरूरत नहीं है इसमें। गवर्नमेंट ने एजेंसी बनाई थी जिसपे उसको सॉफ्ट लोन्स दिए गए थे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी कॉलेज को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना है तो उसको लोन लेना पड़ेगा, तो लोन लेने के लिए एक एजेंसी बना दी गई जिसमें लोन आप ले सकते हो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम चार्ज हो। ठीक है, तो अब जब उन्हीं की फंडिंग कम कर दी गई है, क्रंच कर दी गई है, तो वो आगे लोन कैसे देंगे, बात समझे। ठीक है, सो इसीलिए भी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती है। डन, नेक्स्ट, अब मेजर्स बताओ क्या लोगे, आप खुद सोचो ये। हाँ जी, और देखो क्रोनोलॉजी, रिमेंबर द क्रोनोलॉजी। देखो मैं ना आपको एक इफेक्टिव तरीका बता रही हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल आप कॉलेज में पढ़ने जाते हो, सबसे पहले आप क्या देखते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद टीचिंग, तो बस उसको एड्रेस करते रहो, सिंपल एज दैट। जितना क्रोनोलॉजिकली करोगे ना उतना आपका आंसर बहुत सटीक लगेगा, समझ रहे हो। पहले आपने कुछ और लिख दिया फिर कुछ और लिख दिया, वो ना
मजा नहीं आता, समझ रहे, पढ़ने में। सो वो जो क्रोनोलॉजी है उसको सेट करके रखा करो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, क्रोनोलॉजी ध्यान रखो, उसके बाद आप एड्रेस कर पाओगे। तो सबसे पहले क्या है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर बेटर फंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनआरएफ, जो अभी करा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जिसमें हम रिसर्च को प्रमोट, रिसर्च कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं। नेक्स्ट, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट, स्केलिंग अप द एग्जिस्टिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, जिसमें हम ग्रोथ एनरोलमेंट रेशो को बढ़ाना चाहते हैं। लोग हायर एजुकेशन करते ही नहीं है, वहां पर पहले उसको प्रमोट किया जाए, जो उनकी एनरोलमेंट रेशो है उसको इंक्रीज किया जाए, जो कि अभी कितनी है 27%, जो कि हम करना क्या चाहते हैं 50%। ठीक है, ये क्वालिटी एजुकेशन के बारे में पहले भी लिख चुके हैं, इट्स फाइन, डन, ठीक है जी। ओके, नाउ व्हाट कैन बी द कंक्लूजन। अब देखो, आपने क्या सिंपल सी बात बोलनी है, पॉलिसीज बहुत सारी बनी हुई है, रादर हमने हैफा करके एजेंसी भी बनाई हुई है, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम भी चल रही है, हमारी स्कीम्स बहुत सारी हैं, स्कीम्स की जरूरत नहीं है, हमें प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन की जरूरत है। अब एनआरएफ बोला गया था एनईपी 2020 में कि एनआरएफ बनना चाहिए, अभी तक सेटअप नहीं हुआ, तो यहां पर क्या है, लैक ऑफ इंप्लीमेंटेशन। तो यहां पर कंक्लूजन में वही आएगा कि जो एक्चुअली में प्रेजेंट प्लेसेस, जो प्रेजेंट इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं उसको हम अच्छा कैसे कर सकते हैं, और जो अभी प्रेजेंट स्कीम्स हैं उसकी प्रॉपर अगर इंप्लीमेंटेशन होती है तो वो अच्छा होगा। ठीक है, सो कंक्लूजन लिख लीजिए। नंबर 1, द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 has sought to foster critical thinking and problem solving along with social, ethical and emotional capacities, social, ethical and emotional capacities। सो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको काफी ज्यादा होलिस्टिक बनाया गया है, जहां पर वहां उस पॉलिसी में हर चीज को एड्रेस किया गया है, चाहे फिर वो एथिकली क्यों ना हो। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय एथिक्स? तो फिर हमने एथिक्स वर्ड ही क्यों बनाया, सिर्फ मॉरल्स ही था। टू आइडेंटिफाई व्हाट इज रॉन्ग और व्हाट इज राइट। ठीक है, जैसे बोलते हैं दिस इज एथिकली रॉन्ग, ब्राइब लेना इज एथिकली रॉन्ग, राइट। सो एथिकली का मतलब क्या है, जब आपकी कॉन्शियस बोलती है कि यार ये गलत है, क्योंकि आपकी कॉन्शियस हमेशा सच बोलती है। ठीक है, आप कोई गलत काम कर भी रहे हो लेकिन आपकी कॉन्शियस बोलेगी कि नहीं ये गलत है, तो दैट इज एथिक्स। समझ रहे हो? ठीक है, हम पढ़ेंगे वैसे, अगर एथिक्स सिलेबस में आप पढ़ोगे इसको। नेक्स्ट लिखो, encouraging ecosystem with greater funding, autonomy and tolerance of universities। अब यहां पर टॉलरेंस वर्ड क्यों यूज किया गया है? बहुत सी यूनिवर्सिटीज में आपको धरना प्रदर्शन दिखते हैं, हर चीज के लिए धरना। ठीक है, तो यहां पर क्या है, दोनों में एमिकेबल, ऐसा नहीं होना चाहिए कि धरना बैन ही कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, स्टूडेंट्स के कोई जेन्युइन रीजंस भी हो सकते हैं जिसकी वजह से वो धरना कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकली एक्टिवेटेड नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जेएनयू का, ठीक है, क्योंकि वहां पर जनरली जो भी धरना प्रदर्शन है वहां पर कहा जाता है इट इज पॉलिटिकली एक्टिवेटेड।
वो एक्चुअली में अलाउड नहीं होना चाहिए, बट अगर आपके कोई जेन्युइन कंसर्न्स हैं उसके लिए अगर आपको फ्रीडम दी जा रही है तो इट इज गुड। सो टॉलरेंस होनी चाहिए स्टूडेंट्स में भी और टीचर्स में भी। बात समझे? ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टूडेंट्स आउटराइटली ब्लंटली ऐसा कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने जेएनयू की कुछ वीडियोस देखी हो तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि स्टूडेंट्स आउटराइटली टीचर्स को बोल रहे हैं आप नहीं जा सकते अंदर, है ना। तो टॉलरेंस दोनों तरफ से, ऐसा नहीं, टीचर्स को भी टॉलरेट करना चाहिए इफ दे आर डूइंग दैट प्रदर्शन। अगर वो पीसफुल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट। सो यहाँ पर टॉलरेटिंग, तभी यहाँ पर टॉलरेंस ऑफ यूनिवर्सिटीज लिखा गया। बात समझे? ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट दिस talented Indian citizens will continue to escape abroad while policy makers lament India's brain drain. Trust me, India's brain drain is one of the major concerns that is India facing. क्योंकि इंडिया में एजुकेशन अच्छे स्तर पे ग्रो कर रही है, बहुत से लोगों के पास स्किल है, बट वो यहाँ पर रहना ही नहीं चाहते हैं। ये बहुत अलार्मिंग रेट है जहां पर इंडिया ब्रेन ड्रेन की बात होनी चाहिए, ठीक है। जनरली आपने अगर देखा हो, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर विजिट किए थे डेनमार्क एंड ऑल दैट, तो वहां की जो प्राइम मिनिस्टर थी, जब उनको वेलकम किया गया तो उन्होंने बोला, क्योंकि इंडियन सिटीजन्स थे वहां पर, कि इनको भी देशभक्ति सिखा दो। मतलब इंडियन में इतनी देशभक्ति थी कि इनको, मतलब हमारे कंट्रीमैन को भी ये सिखा दो कैसे आपने करी है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर इकोसिस्टम नहीं है। आप यहाँ पर रहना चाहते हो, अगर किसी के पास स्किल है वो ऐसा बहुत खुश नहीं होता अब्रॉड जाके। अंटिल बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअली में बस जाना चाहते हैं यहाँ से, ऐसा नहीं है। वो क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि उनको अपने स्किल का पैसा नहीं मिल रहा, सिंपल एज दैट। अगर उनको अपने स्किल का यहाँ पर पैसा मिल जाएगा वो क्यों जाएंगे? आज आपने नौकरी कोई शिफ्ट करनी है, आप नौकरी शिफ्ट क्यों करते हो? द मेजर रीजन बिहाइंड इज इकोसिस्टम। आप बाद में देखते हो, सबसे पहले आप क्या देखते हो? पैसा, है ना। तो जब उनको अपनी स्किल का यहाँ पर पैसा ही नहीं दिख रहा तो वो क्यों रहेंगे यहाँ पर? वो जाना चाहेंगे बाहर, ठीक है। तो जिनके पास हायर स्किल सेट है, तो ऐसा नहीं है कि दे वांट टू लीव द कंट्री, दे आर लिविंग इन मजबूरी, क्योंकि यहां पर वो इकोसिस्टम प्रिवेल नहीं करता, ठीक है। तो ये जो ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम है ना, ये बहुत बड़ा इशू बनेगी आगे जाके, आप देखना। अनटिल अनलेस इकोसिस्टम बिल्कुल चेंज होता है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स आजकल बहुत हैपहैज़र्ड हुई है, तो कह सकते हैं कि इकोनॉमी जो यूरोपियन नेशंस हैं वहां पर क्राइसिस आ सकता है, तो शायद इंडियंस वापस आ जाएं जो वहां पर हैं, बट अगेन वेरी ब्लीक अपॉर्चुनिटी है। सो ये ब्रेन ड्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एज अ होलिस्टिक व्यू आप देख सकते हैं। हायर एजुकेशन के बारे में पढ़ा, यहां तो कोई डाउट है तो बताओ। नेक्स्ट आर्टिकल लिख लो, टॉपिक करेंगे कवर नेक्स्ट क्लास में, जस्ट टॉपिक लिख लो। किसी ने पढ़ना है तो पढ़ लेना, बिजनेस लाइन का था। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी टू टैकल हीट वेव। रिसेंटली आप देख रहे हो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, मतलब जो एक्चुअली में हीट वेव जून में स्टार्ट होती थी वो अप्रैल में ही स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। चाहे आप चंडीगढ़ का टेम्परेचर देख लीजिए, सोरिंग हाई है। ऐसे अगर आप हिमाचल प्रदेश में भी जाएंगे, वहां पर भी हीट वेव जनरेट हो रही है, जो कि कॉमन फिनोमिना नहीं था पहले, ठीक है, लेकिन अब कॉमन फिनोमिना हो गया। तो ये हीट वेव क्यों है और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? क्योंकि हीट वेव्स तो रहेंगी, क्यों? क्लाइमेट चेंज हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो आपको हीट वेव्स देखने को मिलेंगी। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? शॉर्ट टर्म तो क्या है, बाहर मत निकलो, रेड जोन हो चुका है, लू चल रही है, पानी पी लो, एंड दिस इज शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? क्योंकि आप देखो, अभी हम आके क्या बोलते हैं, एसी के बिना तो चैन ही नहीं है। अब
अगर एसीज आपके रूम में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो एक्चुअली में बाहर वो क्या फेंक रहे हैं, जिसको एक कॉन्सेप्ट हम इसी में पढ़ेंगे, अर्बन हीट आइलैंड। ये जनरली आपको दिल्ली वाले रीजन में देखने को मिलता है, चंडीगढ़ में तो देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्रीन कवर काफी अच्छा है, तो यहाँ पर तो आपको देखने को मिलेगा। बट दिल्ली वाले रीजन में जहां पर कंक्रीट ही कंक्रीट है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं जहां पर बहुत मल्टीपल एसीज लगे हुए हैं, राइट। तो अब्सॉर्ब करने के लिए कोई है ही नहीं, क्योंकि वहां ट्रीज ही नहीं है। तो वहां पर क्या है, अगर हम रूरल एरियाज में देखें तो टेम्परेचर थोड़ा ड्रॉप्ड होता है, लेकिन अर्बन एरियाज में देखते हैं तो टेम्परेचर सोइंग हाई होता है। मतलब नेबरिंग एरियाज आर कूलर देन दी कॉन्क्रीट वंस, जहां पर आपको सिर्फ सड़कें और कॉन्क्रीट रीजन्स देखने को मिलते हैं। दैट इज नोन एज अर्बन हीट आइलैंड, जो कि हम पढ़ेंगे। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आप खुद दिमाग में सोच के रखो, क्या हो सकती है लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। आज एसी चलने बंद कैसे होंगे? मैं चाहती हूं अगर एसी बंद हो जाए तो कैसे? पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ही आपको ओवरहॉलिंग करनी पड़ेगी। जब तक यहां पर पैसेज ऑफ एयर नहीं है तब तक हमें एसीज की जरूरत होगी होगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जब आप छोटे होते थे तो इतनी गर्मी लगती ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि आप ओपन स्पेसेस में जाके खेलते थे। आज ओपन स्पेसेस हैं ही कहां, आपको हवा महसूस कहां होगी जहां पर ओपन स्पेस है ही नहीं, राइट। सो यहां पर लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के बारे में सोचना है, शॉर्ट टर्म नहीं, ठीक है। ये अगर आर्टिकल पढ़ना चाहते तो पढ़ लेना, 11th मई का है। नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कोई डाउट है तो पूछो। हाँ जी, ऑनलाइन नहीं? ओके, एंड करें सेशन।